नमस्कार, आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com और ये है हमारी रक्षा मामलों पर खास पेशकश रखवाले, जिसमें हमारे आज के मेहमान हैं संदीप पुन्नीथन। बहुत-बहुत स्वागत है संदीप। बहुत दिन बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद निखिल, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। काफी दिन हुए और रखवाले के सारे दर्शकों को मैं भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इतने काफी अरसे से आपने वेट किया। हमारे आपके मैसेजेस आते रहते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे कि रखवाले कब शुरू करने वाले, तो ये रहा, निखिल जी आ गए हैं और हाँ, लेट द शो बिगिन। एक्चुअली मैं उसको भी एक्सप्लेन करना ही चाहता था लास्ट में, लेकिन सिंस आप संदीप ने अभी मेंशन किया है, हुआ ये था कि जब इलेक्शंस आए 5 स्टेट्स में, तब हमारे यहाँ रिसोर्सेस को दोबारा एलोकेट किया गया। तो मुझे भेजा गया था पहले असम, फिर उसके बाद बंगाल में इलेक्शंस थोड़े से और इंटरेस्टिंग हो गए, तो फिर मुझे वेस्ट बंगाल भेजा गया और उसके बाद आ गई कोविड की सेकेंड वेव। तो हमारी कोविड रिपोर्टिंग जो शुरू हुई थी उसमें भी एक टीम का हिस्सा बनाया गया था और उसके बाद फिर कोविड की चपेट में हम खुद आ गए थे। इसीलिए ये विलंब हुआ है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और जब तक हम लोग ऑफिस से दोबारा काम नहीं शुरू करते हैं, तब तक इसी फॉर्मेट में आप रखवाले मुखातिब होते रहेंगे और इस बार ये रेगुलर होने वाला है, ये हमारा वादा है। एनीवेज, संदीप, शुरू हम एक बहुत बड़ी स्टोरी को लेकर के आपसे चर्चा करना चाहते थे, जो सबसे बड़ा डिफेंस रिफॉर्म हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कहा जा रहा था कि अब थिएटराइज किया जाएगा हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेस है उनको। उसको लेकर खबर है कि वो रिफॉर्म फंस गया है, स्टक। लेकिन उस पर चलने से पहले छोटी छोटी टिप्पणियां हम आपसे कुछ और डेवलपमेंट्स पे भी चाहते हैं। 23 और 24 जून को एक पासिंग एक्सरसाइज हुई हमारे वेस्टर्न सी बोर्ड पे। यूएसएस रोनाल्ड रीगन आया हुआ था, उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, और उसके साथ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जो एसेट्स हैं उन्होंने एक एक्सरसाइज की है। जो फिलहाल दुनिया में हालात हैं इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल और लोकल, उनके कॉन्टेक्स्ट में आप इस एक्सरसाइज को कैसे देखते हैं? निखिल, एक्चुअली मैं एक्सरसाइज को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। ये ज्यादातर रेगुलर। एक सिंबोलिज्म है। और आपने देखा होगा किस तरह से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट और शिप्स साथ में आए। इसे एक्चुअली पैसिक्स कहते हैं, पासिंग एक्सरसाइज। पासिंग। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मनूवर्स या ड्रिल्स जो नॉर्मली मिलिट्री एक्सरसाइजेस, खास करके नेवल एक्सरसाइज में होते हैं, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मात्र एक शो के तौर पे उन्होंने किया कि और इससे हम ये भी साबित कर सकते हैं कि अब दोनों फोर्सेस, दोनों देशों के फोर्सेस में एक जो इंटरऑपरेबिलिटी है बहुत हद तक इंप्रूव हो चुकी है। जैसे आप जानते हैं कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्म फोर्सेस और यूएस आर्म फोर्सेस बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं एक साथ दूसरे के साथ हर साल। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके साथ हम इतने सारे एक्सरसाइज करते हैं जो जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करते हैं। तो वो एक इस तरह का एक शो ऑफ कॉन्फिडेंस है और इसको मैं इसी नजरिए से देखता हूँ। फेयर एनफ। संदीप, दूसरी स्टोरी जिस पर हम आप से टिप्पणी चाहते थे वो है FICV, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इसके शब्द में फ्यूचर लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत पुराने अतीत से कोशिश की जा रही है कि एक फ्यूचर के लिए कॉम्बैट व्हीकल लिया जाए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल मिड 2000, मतलब वो जो पहला दशक था इस सेंचुरी का, हम तब से कोशिश कर रहे हैं और 3 बार कोशिश की गई है इसको मिला के। अब एक और RFI फ्लोट किया गया है। हम दोनों चीजें समझना चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि जो हम 1980 विंटेज BMP-2s अभी चला रहे हैं, उनको रिप्लेसमेंट की या अपग्रेड की जरूरत क्यों है, वन। और दूसरा, अगर ये प्लेटफॉर्म इतना जरूरी है तो हम इतने लेट कैसे होते जा रहे हैं? निखिल, ये FICV प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपने बात किया, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिजिनस कैपेबिलिटीज डेवलप करने का। और कई सालों से इसको हम, इट्स ऑलमोस्ट बीन 15 इयर्स कि हम अटेम्प्ट्स कर रहे हैं इसको कैसे भी स्टार्ट करें। और ये जैसे आपने कहा है कि BMP-1 और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं, हमने सोवियत यूनियन और फिर रशिया से हमने खरीदे। और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का एक पर्पस होता है कि जब सोल्जर्स को हम बैटल में लेके जाते हैं, बैटल फील्ड में, तो उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं Yes. ये व्हीकल्स। और इस व्हीकल में पूरी तरह आर्मर्ड है, एक छोटे टैंक की तरह है। वो हेवी कैलिबर वेपनरी और स्मॉल आर्म्स फायर से प्रोटेक्ट करते हैं ट्रूप्स को। और इस पे एक 40 mm कैनन भी है और मिसाइल्स भी लगे हुए हैं। तो पूरी तरह सुरक्षित इन्फेंट्री को वो आर्मर के साथ एक साथ वो एडवांस कर सकते हैं। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। और क्योंकि हमारे जो BMPs
80s में हमने खरीदे, 70s और 80s में, उनकी एंड ऑफ लाइफ आने वाली है इस डेकेड में, इस 2020 ऑनवर्ड्स। तो इसको प्रोग्रेसिवली रिप्लेस करने का प्लान कई सालों से उन्होंने शुरू किया, 10-15 साल पहले, और उन्होंने इसको एक इंडिजिनस प्रोग्राम के तौर पे शुरू करने का प्लान किया था, मेक इंडिया प्रोग्राम के तौर पे, कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग देगी ये प्रोटोटाइप्स डेवलप करने के लिए। और उसके बाद जैसे कई सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आए थे, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा पावर, भारत फोर्ज, उन्होंने अपने व्हीकल्स डिस्प्ले किए, लेकिन किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हो पाया और कई सालों से ब्यूरोक्रेटिक डिलेज में फंस गई थी, उलझ गई थी, क्योंकि सबका ये सवाल था कि इस फंडिंग कौन करेगा इस प्रोटोटाइप का। तो सरकार नहीं चाहती थी कि वो इसका पूरा जो फंडिंग का जो बर्डन है वो अपने पर ले, वो चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर उसको डेवलप करे, प्राइवेट सेक्टर। तो इस खींचातानी में लगभग 10-15 साल बीत गई, और तब तक आर्मी के, देखिए मेरे BMP टूल्स आउट ऑफ सर्विस होने वाले, मेरे पास कुछ है नहीं मौका। तो इसलिए उन्होंने अब खासकर कि जब चाइना की जो टेंशन्स है, तनाव है लद्दाख में, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अब एक बाय एंड मेक प्रोजेक्ट के तौर पे उसे फ्लोट किया है कि एक आप विदेशी कंपनी से कोई टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और यहाँ इंडिया में डेवलप करेंगे। और जो पहले वाला जो आपका जो मेक प्रोजेक्ट है, जिसको मेक इन इंडिया कहा जा सकता है, पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर प्लेटफॉर्म था, वो भी चलता रहेगा। लेकिन आर्मी को मतलब अब बहुत जरूरत है इन FICVs के लिए, इसीलिए उन्होंने एक इस प्रोजेक्ट का उन्होंने शुरुआत किया है, और उम्मीद है 3 या 4 साल में उन्हें पहले प्रोटोटाइप्स मिल जाएंगे और ग्रेजुअली उसको रिप्लेस करना। लेकिन वो मैं फिर भी ये कहता हूं कि हमें जो है इस तरह की जो बेसिक व्हीकल रिक्वायरमेंट्स है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्हीकल्स नहीं है, कोई सबमरीन या फाइटर जेट नहीं है कि आपको बाहर से ये टेक्नोलॉजी मंगाने हैं। इसीलिए एक टेस्ट केस के तौर पे इसे हमें पूरी तरह इंडिजिनाइज करना चाहिए और इंडिया में ही बनाना चाहिए। अब मैं ना, संदीप, जब आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, मैं एग्जैक्टली उसी तरफ हम एक सवाल रखना भी चाह रहे थे। अभी तक ये जानकारी है कि इसका गेस्टेशन पीरियड भी काफी ज्यादा है। 2021 में हम ये कह रहे हैं कि 2030s में शायद लाइन प्रोडक्शन वाली यूनिट्स और वो सीधे कॉम्बैट यूनिट तक के पहुंच पाएंगे। अभी तक 9 साल पूरे लग जाएंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म ये नहीं है, ना ही कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है। आपको बस बहुत सेट एग्जांपल्स हैं पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एक तरह के कि आपको ट्रूप्स को किस तरह A to B लेके जाना होता है इन कॉम्बैट सिचुएशन, और आपको बस उसको एक तरह से रिवर्स इंजीनियर करना है। फिर भी संदीप 9 साल बता रहे हैं, क्या आप इस टाइमलाइन से सहमत हैं? क्या इतना टाइम लग जाएगा, हम ये जानते हैं क्योंकि उस तरह से हमारा काम होता है, पर क्या ये जस्टिफाइड है? 2030 तक वेट करके हमको मिलेगा क्या? क्योंकि BMP टूल्स तब 50 साल। I don't disagree with this timeline. I don't agree with this timeline at all, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोटाइप्स ऑलरेडी बन चुके हैं। मैंने खुद टाटा पावर के प्रोटोटाइप्स देखे हैं, और L&T ने भी कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए हैं ट्रैक्ट FICVs के जो है। तो इसको पूरी तरह उनको फास्ट ट्रैक पे रखा के दे कैन ब्रिंग इट अप इन अबाउट 3 or 4 years। ये इस तरह के प्रोग्राम्स निखिल, इट रिक्वायर्स वेरी स्पीडी डिसीजन मेकिंग, और इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि इट हैज बीन कॉट बिटवीन सो मेनी स्टूल्स, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, फिर MOD की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और फिर मिलिट्री। इतनी सारी ब्यूरोक्रेसीज आ गई है बीच में कि पूरी तरह फंस गई है। एंड आई डोंट बिलीव दैट आपको 9 साल वेट करना है इस प्रोजेक्ट के लिए। इट कैन बी डन इन अ मच शॉर्टर टाइम फ्रेम। संदीप, कहीं प्रॉब्लम इसके प्रोजेक्ट टिकट, इसका जो कॉस्ट है उस पे तो नहीं है? क्योंकि ये 50,000 करोड़ कह रहे हैं कि लगभग उतना हो जाएगा जब आप पूरे 1750 यूनिट्स जब हमारे पास में आएंगे। अभी जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमने देखा था एयरफोर्स के लिए, जो तेजस के लिए आया, वो 70 से 80 हजार करोड़ रुपए के आसपास का था। ये 50,000 करोड़ है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग 2/3 के आसपास है। क्या कीमत भी एक फैक्टर है? हो सकता है निखिल, क्योंकि अब जो आ गया है आर्मी की जो एक तरह से एक बंचिंग हो गई है, बहुत सारे प्रोग्राम्स, क्योंकि आपने डिसीजंस नहीं लिए, धीरे धीरे चलते आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, और अब एक साथ आपको कई सारे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके तो आर्टिलरी गन्स आपने मेकअप नहीं किया, उसकी भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, 1500 से ज्यादा गन्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये FICV प्रोजेक्ट भी आ गए, फिर स्मॉल आर्म्स रिप्लेसमेंट है। तो
ये खर्च करें तो कहाँ करें। तो उस तरह की अब डिसीजन आ गई है। लेकिन अगर हमें इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो एक साथ हमें ऑर्डर प्लेस करने हैं, ना कि छोटे पेनी पैकेट्स में। आप एक पूरी एक इंडस्ट्रियल प्लान बना के सब सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कीजिए इसमें, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और आप उनको अश्योरेंस दे दीजिए कि इतने सारे ऑर्डर्स हैं, हमारे 2000 या 3000 व्हीकल्स हैं, हम आपसे इतने सारे व्हीकल्स ऑर्डर करेंगे। जब तक आप ऐसे उसको एक बिजनेस प्लान बना के प्रस्तुत नहीं करेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे। अगर आप कहते हैं कि हमें सिर्फ 200 व्हीकल चाहिए या 300 व्हीकल चाहिए तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इतने छोटे क्वांटिटीज के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे डिफेंस एक्विजिशन की ये है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कभी विश्वास नहीं करते हैं। और ये छोटे से आइटम्स अगर आप देखोगे कि एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर हो या फिर आकाश मिसाइल हो, आप पहले ऑर्डर प्लेस करते हो 2009 में, उसके बाद दूसरे ऑर्डर जो आते हैं 10 साल बाद 2019 में। तो ये आपको फिर से मतलब सप्लाई चेन सब बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपके लिए वेट नहीं करेगी, या जो भी हो वो आप अगर आपने उनको अश्योरेंस नहीं दिया ऑर्डर्स की स्टडी हर साल इतने हम क्वांटिटीज ऑर्डर करेंगे, तो तब तक कोई ऐसे प्रोडक्शन फैसिलिटीज नहीं बनाएंगे। और आप हमारी जो ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन ही देख लीजिए कि उसकी जो पूरी जो फाउंडेशन है इकोनॉमीज पे बनी है। कि आप पहले आपने एक मारुति फैक्ट्री खोला है सुजुकी के साथ, और उसके बाद आपने एक इकोसिस्टम बनाया पूरे इस मारुति सुजुकी व्हीकल को प्रोड्यूस करने। उसके बाद हम एक तरह से पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो गए मोटर व्हीकल्स में। ये शायद सही कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन कोई और ऐसा कंपैरिजन नहीं आता है जिससे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अगर आपको कॉस्ट रिड्यूस करने हैं तो आपको एक बिजनेस प्लान, एक इंडस्ट्रियल प्लान तैयार करके इसको बहुत बड़े पैमाने पे बनाना चाहिए। अगर आप बड़े ऑर्डर्स प्लेस करोगे और या अश्योरेंस दे तो उसके कॉस्ट भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब किक इन होते हैं तब इसकी जो टिकट कॉस्ट है वो कम हो सकते हैं। और जो आप कह रहे थे मतलब आपने कहा कि वो फेयर कंपैरिजन नहीं, लेकिन वो बात उस बात ऐसा नहीं है कि उस बात में कोई दम नहीं है। ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन जो इंडिया में आई है बिल्कुल उसका फायदा डिफेंस फोर्सेस को सीधा मिला। अभी भी आपके व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में जाकर के वो ट्रक्स असेंबल होते हैं अशोक लेलैंड के। तो जी। वो काफी। एक आखिरी सवाल एफआईसीबी को लेकर के हमारा है। ऐसे वेटरन्स हैं जिन्होंने दे मेड अ केस फॉर इट कि जब तक के आपके पास में लाइट टैंक्स नहीं आते हैं या फिर आपका जो एफआईसीबी पूरी तरह से डेवलप होके आपकी कॉम्बैट यूनिट्स को नहीं जाता है, तब तक कि आपको बीएमपी टूज के ही अपग्रेड के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी सर्विस लाइफ है। क्या आप इससे एग्री करते हैं, और क्या जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है हमारी बनी रहेगी अगर हम 80s विंटेज के हार्डवेयर को अपग्रेड करने के बारे में सोचते हैं? निखिल, इंटरिम सॉल्यूशन एक बहुत बढ़िया ये है BMP2 अपग्रेड्स, और ये काफी हद तक हमने इंडिजिनसली इसको किया है। तो हमें इसे एक्चुअली पहले प्रोटोटाइप्स आ चुके हैं और काफी संतुष्ट है आर्मी इससे। तो वी शुड एक्चुअली अगेन स्टेप अप ऑन दैट। मैं ये कहना चाहता था पहले भी कि BMP2 पूरी तरह से अब ऑब्सोलीट नहीं हुए, नहीं। काफी सारे हैं अब, 1000 से भी ज्यादा हैं जिनकी लाइफ है अभी भी। और मैं कई सारे ऐसे आर्मर्ड ऑफिसर से बात कर रहा था जो कह रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है T90, T72 और BMP2 की जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ही एक फैमिली बहुत है। ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, एक फैमिली ऑफ व्हीकल्स है जो जो आपको 10-15 साल और एक एडवांटेज दे पाएगी। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म, ये ब्रिज करने के लिए ये अगर आप कह रहे हो कि 9 साल लगेंगे तो इंटरिम सॉल्यूशन तो BMP2 है, इसको अपग्रेड करके उसको चलाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कई सालों से इट हैज बीन इन सर्विस फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। एक तरह से AK-47 की तरह रिलायबल एक व्हीकल है। तो इसे तो बिल्कुल हमें अपग्रेड करना चाहिए। और मेरा एक प्रॉब्लम जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ ये है कि हम बहुत ही जल्द हमारे जो पुराने प्लेटफॉर्म्स है उसको अबैंडन करते हैं। एक तरह से हम नए खिलौने की खोज में रहते हैं हमेशा, और पुराने जो प्लेटफॉर्म्स है उसको अपग्रेड नहीं करते हैं, अबैंडन कर देते हैं। हमें इस एरिया में अगर हम इजराइल को देखें, किस तरह से उन्होंने अपने पुराने पुराने टैंक्स को अपग्रेड किया है, कन्वर्ट किया है। T55 टैंक्स जिसको हमें पूरी तरह से हमने निकाल दिया हमारी सर्विस से। इजराइल जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने काफी सालों तक इसे एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के तौर पे यूज किया है।
कन्वर्ट किया है। तो फ्रूगल जो मिलिट्री इंजीनियरिंग है, हमें उनसे सीखना है। ठीक है, अब चलते हैं संदीप, जो हमारी लीड स्टोरी है इस थिएटराइजेशन तक। बहुत सारी छोटी छोटी दिशाओं से खबरें आ रही थी, उसके बाद में फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये चीज रिपोर्ट होने लगी कि कोई दिक्कत है, एक दोबारा कमेटी बनेगी, और उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग का एक बहुत ही कैंडिड और फ्रैंक लैंग्वेज में लिखा हुआ आर्टिकल, जिसके बाद से झगड़ा चल रहा है ट्विटर पे। उसको एक तरफ रखते हुए, और हम बार बार रेफर करते रहेंगे, संदीप आपकी क्या जानकारी है? ये कहा जा रहा था कि बिग टिकट रिफॉर्म्स अभी हो रहे हैं, सीडीएस का ऑफिस आ गया है, और अब थिएटराइजेशन जो पहले कहा जा रहा था कि 2022 के एंड तक होगा, हो सकता है 2021 में भी आपको देखने को मिल जाए, कम से कम एयर डिफेंस कमांड। लेकिन अब हम बिल्कुल उसके उलट चीज सुन रहे हैं कि जो थिएटराइजेशन पहले सोचा जा रहा था, जो कंसेप्चुलाइज किया जा रहा था, उस सूरत में शायद बात उतनी अच्छी तरह से बन नहीं रही है। आपकी क्या जानकारी है, और ये जो बातें निकल के आ रही है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? निखिल, एक ऑन द वन हैंड मैं बहुत ही खुश हूँ ये सब डिबेट देख के, क्योंकि इट्स अ ग्रेट थिंग कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, कि इस तरह की जो मिलिट्री डिसीजंस भी हैं ओपनली डिबेट हो रहे हैं, हो सकता लोग बहुत उत्सुक है या इस बारे में जानने के लिए। अगर आप देखोगे चाइना हो या पाकिस्तान में इस तरह के डिबेट नहीं होते नहीं। इस तरह के जो डिसीजंस को लेके, तो एक बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए डिबेट। जहां तक कि मेरी जानकारी है, ये गवर्नमेंट पूरी तरह कमिटेड है थिएटर्स बनाने के लिए, और इसको 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला जो है एक 15 अगस्त को शुरुआत करेंगे इसकी फॉर्मेशन की, 15 अगस्त 2021 में, जस्ट 2 मंथ्स अभी। और जहां तक मेरी जानकारी है 2 कमांड्स पहले आ जाएंगे, एयर डिफेंस कमांड और मैरिटाइम। मैरिटाइम थिएटर कमांड। और उसके बाद 2022 में अराउंड 15 अगस्त, शायद इंडिपेंडेंस डे को लेके वो एक माइलस्टोन्स बनाए हैं, 15 अगस्त 2022 तक पहले थिएटर्स पूरी तरह बना देंगे और थिएटर कमांडर्स अपॉइंट कर देंगे 2022 में। तो एक तरह से उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, और 2023 या 15 अगस्त 2023 में पूरी तरह ये सारे कमांड्स बना दिए जाएंगे। और ये सारे जो हम देख रहे हैं डिबेट्स, जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़पेपर कॉलम्स हैं, ये तो चलते रहेंगे। शायद हो सकता है कि 2023 के बाद भी, क्योंकि चलते हैं। आप सबको, हाँ, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि आप सबको संतुष्ट नहीं कर नहीं पाएंगे। कर हर कोई सर्विस खुश नहीं होगी इसके। कई 3 सर्विसेज में एक सर्विस जो आप जानते हैं कौन सी सर्विस है, वो काफी नाखुश है इस डिसीजन से, इसीलिए बहुत सारी मीटिंग्स में उन्होंने ऑब्जेक्ट किए हैं, ऑब्जेक्शन दे। तो ये सारे जो ऑब्जेक्शन है उनको ऑन बोर्ड लेते हुए सरकार एक डिसीजन पे आई है, और उनका डिसीजन ये है कि वी थिंक दैट दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और इसी पे हम चलेंगे। और लेकिन और ये थिएटर कमांडर, थिएटर्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट 20 साल से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है, तो हमें काफी टाइम हुआ है, अब हम डिबेट करते आ रहे हैं इस पे। और अब जब ऑलरेडी इसकी अपॉइंटमेंट के पास आ गए हैं, अब और इसकी कोई जरूरत नहीं अब इतनी और डिबेट करने की। जो लोग इसको बना रहे हैं, इन थिएटर्स को बना रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये मिलिट्री के ही लोग हैं, आर्म फोर्सेस के ही लोग हैं। सर्विस चीफ्स बैठे हैं, वाइस चीफ्स बैठे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे हैं। कि ऐसा नहीं है कि ये एक डिसीजन किसी और ने लिया है और उनपे थोपा जा रहा है। तो ये सारे जो डिस्कशंस हैं वो इंटरनल डिस्कशंस के, थोड़े जो डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एक सर्विस ने डिसएग्री किया है, दो सर्विस उनके साथ अग्री नहीं करते कुछ, तो ये सारे जो डिसएग्रीमेंट्स थे इंटरनल मीटिंग्स के प्रोसेसेस हैं। और ये डिसीजन जो है पूरी तरह फौज ही ले रही है। डिसीजन जो पॉलिटिकल डिसीजन भले ही बाहर से लिया हो, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है फौज ही कर रही है। संदीप, इसी जनरल पनाग के आर्टिकल को रेफर करते हुए 2 सवाल हम और रखना चाहते हैं। जनरल पनाग ने हिंट किया है कि इस चीज को लेकर भी शायद वो भी कह रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट है, कि आपको कंट्री स्पेसिफिक कमांड चाहिए या फिर बेस्ड ऑन चैलेंज चाहिए। क्या इस चीज को लेकर के अभी भी बहस हो रही है कि हमें थिएटराइज करना है, ठीक है, लेकिन करना कैसे है? आपकी जानकारी क्या है?
निखिल, जैसे मैं कह रहा था कि देयर इज एक्चुअली नो डिबेट इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में टोटल क्लैरिटी है कि हमें थिएटर्स बनाने हैं। अब सिर्फ डिबेट ये है कि कितने होंगे, 4 होंगे कमांड्स या 5 थिएटर कमांड्स होंगे। नॉर्दर्न कमांड, जो मेरी जानकारी में है कि नॉर्दर्न कमांड बहुत ही सेंसिटिव कमांड है, क्योंकि वो वैसे ही आप रहने वाला मोर। पाकिस्तान है और चाइना है दूसरी तरफ, तो मेरी जानकारी के तौर पे ये शायद उसके डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे इस वक्त। उसे अलग रखा जाएगा इन कमांड से, और बाकी सारे जो हैं लैंड कमांड्स को उनको डिवाइड किया जाएगा। मैरिटाइम थिएटर कमांड है, वेस्टर्न कमांड होगा, ईस्टर्न कमांड होगा। तो ये क्लैरिटी आ गई है गवर्नमेंट में, सरकार में, जब उन्होंने ये डिसाइड किया था पिछले साल। और मेरी जानकारी में काफी इस साल की शुरुआत से काफी सारे ऐसे टेबल टॉप एक्सरसाइजेस भी किए गए हैं। मैं जानता हूं कि 7 ऐसे अलग अलग एक्सरसाइजेस किए गए हैं, टेबल टॉप एक्सरसाइजेस, जिन्होंने अलग अलग सिनारियोज हैं। जैसे कि एक सिनारियो में किसी टेररिस्ट अटैक की एक सिनारियो है, जैसे 26/11 की एक टेररिस्ट अटैक सिनारियो है, उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे हर फौज, 3 फोर्सेस। या फिर किसी एक पड़ोसी देश में जो फ्रेंडली मुल्क है हमारे, वहां पे अगर कू हो गए तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे टेबल टॉप एक्सरसाइज उन्होंने किए, और काफी सारी लर्निंग आई है उससे, और उसको वो आगे प्लानिंग में अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे डिसीजंस हो रहे हैं, डिस्कशंस भी हो रहे हैं, डिबेट्स भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक डिसीजन आ गया है और मतलब बन गया और कोई कुछ काम नहीं कर रहे। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, स्टाफ लगातार उस पे लगी है, मतलब कई दिनों और महीनों तक वो इस पे वर्क कर चुके हैं। और ये कोविड की वजह से कुछ डिसरप्शन आ गया था बीच में, लेकिन इट इज नाउ बैक ऑन ट्रैक, मेरी जानकारी के तौर पे। मतलब ये जो शोर हम सुन रहे हैं ये काफी रूटीन है, आप ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था और ये काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही ये सारे डिसएग्रीमेंट्स आ रहे हैं। और निखिल, एयरफोर्स के जो रिजर्वेशंस है थिएटर्स को लेके, ये कोई नई बात नहीं है, काफी सालों से चल रहे। कारगिल के टाइम से उनको एक्चुअली सीडीएस के अपॉइंटमेंट पे एतराज था। एक्चुअली दे डिड नॉट वांट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक पिक्यूलियर सिचुएशन नहीं है। दुनिया में अगर आप किसी भी एयरफोर्स को आप अगर लोगे, यूएस एयरफोर्स में हो या फिर रॉयल एयरफोर्स क्यों ना हो, कि उन्हें हमेशा लगता है कि देखिए, अगर हम थिएटराइजेशन में कंज्यूम आ हो जाएंगे। जाएंगे तो हम तो आर्मी के आर्टिलरी बन जाएंगे या नेवी की क्लोज एयर सपोर्ट बन जाएंगे। इस तरह तो ये नहीं चाहते कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स दे दे किसी और सर्विस को। लेकिन हमें एक्चुअली एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट लेना चाहिए निखिल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ये कोई अलग 2-3 देश नहीं है इंडिया में। ये सारे इंडियन टैक्स पेयर के बने हुए पेड एसेट्स हैं, स्ट्रेटेजिक जो हमारे एसेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के। एंड इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड हाउ टू एम्प्लॉय देम बेस्ट। और अगर उनको लगता है कि ये 3 स्टैंड अलोन फोर्सेस हमें रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, तो इट इज टाइम टू ट्राई अ न्यू मॉडल, जो कि वो कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अबाउट सिंगल सर्विस अप्रोच, ये आपको जॉइंट एफर्ट की बात करें कि अगर आपको एक वॉर विन करना है तो किस तरह से इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम यू शुड बी एबल टू अचीव ऑपरेशनल रिजल्ट्स। और अगर आप 3 सर्विसेज को कंबाइन करोगे, तो ऐसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि लद्दाख में जो हुआ था इस पिछले साल, तो जब चाइना ने मूव किया बहुत क्विकली, इंडियन आर्मी पहले थोड़ी सरप्राइज हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो मूव करती है और फिर उसके बाद जो है एयरफोर्स आ गई। अगर एक थिएटर रहता वहां पे और एक थिएटर कमांडर होता, देयर वुड हैव बीन नो क्वेश्चन इन हिज माइंड कि अगर मुझे एयरक्राफ्ट कहाँ से आएंगे या हेलीकॉप्टर्स कहाँ पे आएंगे, नेवी मेरी क्या मदद कर सकती है। तो इस तरह का एक ऑलरेडी अगर एक हमने बना दिया होता एक थिएटर, तो इस तरह की कंफ्यूजन नहीं होती जो इनिशियल थी। देयर वाज इशू ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑल दैट व्हिच वाज सॉर्टेड आउट, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं निखिल, 26/11 आप जानते हैं कि जब आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में, तो वहां पे ऐसा एक विचित्र सिनारियो था कि जो आर्मी बटालियन वहां पे पोजीशन थी, वो सदर्न आर्मी कमांड के अंडर थी। और जो नेवी के जो एसेट्स है, मरीन कमांडो जो है वो वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर है।
कोस्ट गार्ड जो है किसी और एक कमांड चेन में है, और एनएसजी जो है एक चौथे मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये इतनी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हो गए हैं कि ये कहता है कि एक सर्विस कहता है कि आप मुझे मत पूछिए, मेरा तो अलग चेन ऑफ कमांड है। तो अगर एक थिएटर कमांडर होता वहां पे कारवार में, या वेस्टर्न थिएटर कमांडर जो है, तो हो सकता है हमारे जो रेस्पॉन्सेस थे ज्यादा क्विक हो सकते हैं, बहुत जो अवेलेबल फोर्सेस है उसके साथ हम उस टेरर अटैक को टैकल कर सकते थे। इतनी सारी जो इंटर मिनिस्टेरियल या इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो इसीलिए इस तरह की कंटिजेंसीज को प्लान टू रिस्पॉन्ड करने के लिए इस तरह के थिएटर्स और थिएटर कमांडर्स बहुत जरूरी है। संदीप, एक मतलब दो चीजों पे छोटी छोटी हम टिप्पणियां चाहते हैं, फिर हम इस टॉपिक से आगे बढ़ जाएंगे, सिंस हम समझ गए कि ये काफी रूटीन है। पहली चीज तो ये कि जनरल पनाग अपने आर्टिकल में कहते हैं कि इस चीज से थोड़ी दिक्कत हुई है कि सीडीएस का पद आप लेके आते हो, लेकिन उसको कम कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए आप उनको सीनियरिटी नहीं देते हो, उसको फर्स्ट अमंग इक्वल छोड़ देते हो, और इसलिए शायद उन्हें कुछ उनकी रफ्तार थोड़ी सी सुस्त है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बिल्कुल हम हाइपोथेसिस वाली टेरिटरी में जाकर के बात करना चाहते हैं कि अगर मान के चलिए अगर ऐसा होता कि पहला सीडीएस आर्मी से नहीं होके कोई एयर मार्शल होता, तो क्या ये थोड़ा कम कंट्रोवर्शियल होता? हो सकता है निखिल, और मैं जनरल पनाग के बातों से सहमत हूं, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है बहुत ही एक कमांड और रैंक सेंसिटिव मिलिट्री है। और जब सीडीएस की बात चल रही थी तो कई सारे लोगों का ये कहना था कि उन्हें शायद एक 5 स्टार रैंक देना चाहिए, क्योंकि ही शुड नॉट बी अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ही शुड एक्चुअली बी द सीनियर मोस्ट। क्योंकि फौज में जो है, जैसे मैं कह रहा था, इट्स वेरी रैंक सेंसिटिव थिंग। सो हो सकता है आगे चल के दिस कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड, जब आप एक ऐसे स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा बनाते हो जहाँ पे थिएटर कमांड जो है डायरेक्टली सीडीएस के अंडर आते हैं, और एक सीडीएस एक मिलिट्री कमांडर के तौर पे अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको फिर एक दूसरे रैंक का सोचना पड़ेगा। तो ये एक एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जहां तक कि इस रैंक का जो ये रैंक को लेके सोच है, सरकार ने भी ये शायद डिबेट किया था 2 साल पहले, और उनका ये सोच था कि अब फिलहाल के लिए एक फर्स्ट अमंग इक्वल्स के तौर पे हम अपॉइंट करेंगे, बाद में आगे चलकर देखा जाएगा कि क्या हमें उनको थिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने हैं, या फिर he will continue to be like an advisor or you know chairman chief of staff committee जो है, जो जैसे यूएस मॉडल में जो है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ जो वो इंडिपेंडेंटली कोई फोर्सेस नहीं कमांड करते हैं, ही इज मोर लाइक एन एडवाइजर। और थिएटर कमांडर्स जो हैं दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट वाया थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है। और अगर आप थिएटर्स और हमारे जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली वी शुड नॉट लुक एट टू मेनी ग्लोबल मॉडल्स। हमें हमारे खुद की एक मॉडल इवॉल्व करनी है, हमारे कंडीशंस को जो सूट करते हैं, इंटर सर्विसेज की अगर जो बातें चल रही है वो सब लेके वी शुड टेक इट ऑन बोर्ड एंड यू नो गो अहेड विद अ इंडियन मॉडल। ये फॉरेन टेम्पलेट्स हम पे ये आप इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज our military armed forces are a little different from the rest. Our conditions also थोड़े यूनिक से कंडीशंस है, जो दो एडवर्सरीज है हमारे बॉर्डर्स पे, हो सकता है काफी साल तक ऐसा ही सिचुएशन बना रहेगा, तो हमारे चैलेंजेस भी थोड़े अलग टाइप किस्म के। जो दूसरा पॉइंट आपने कहा कि अगर पहला सीडीएस अगर एयरफोर्स चीफ हो, मुझे लगता है शायद हम इतने जो डिबेट जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों, आप बिल्कुल सही है, हो सकता है ये इतनी सारी डिबेट नहीं होती, क्योंकि एक जो एयरफोर्स की जो डर है कि हमें सोलो किया जाएगा या हमें सब्स्यूम किया जाएगा एयर में, आर्मी में या नेवी में, ये शायद नहीं बनता। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी है। हाँ, मतलब वो जो एक असॉल्ट ऑफ इन्फेंट्री, वो कहते हैं कि पहले आप अपनी फोर्स में आपने डोमिनेट किया, अब आप यहाँ पे आके करो, तो उससे एक मुझे ऐसा पर्सनली एक दिमाग में चीज आई, गलत भी हो सकता हूँ कि वो थोड़ा सिंबॉलिक, इट्स अ जेन्युइन फियर, नहीं इट्स अ जेन्युइन फियर निखिल, क्योंकि अगर आप देखो कि आर्मी इंडिया जो है एक लैंड सेंट्रिक आर्म फोर्सेस है, मिलिट्री है। 80% जो है हमारी फौज जो है इंडियन आर्मी ही है,
और इसके लिए जस्टिफिकेशन भी है क्योंकि हमारे जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स जो है वो सारे लैंड मैरीटाइम नहीं है, सारे लैंड बॉर्डर्स है। आप 700 किलोमीटर पाकिस्तान एलसी है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर चाइना के साथ एलएसी है। तो इसके लिए यू नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है, और हमारे सारे जो डिस्प्यूट्स, वॉर्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए सारे लैंड सेंट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स ही हैं, और आगे चलकर भी यही होगा। और ये लैंड सेंट्रिसिटी जो बहुत जल्द बदलने वाली नहीं है, अगर जब तक कि हम टेक्नोलॉजी को लाके हो सकता है अगर हम मैन पावर इंटेंसिव जो हमारी मिलिट्री है उसको थोड़ा हम रिड्यूस करने की बात करें, जो काफी सालों से हम डिबेट करते आ रहे हैं। उसमें भी अभी समय है काफी। ठीक है संदीप, हम आगे चल रहे हैं। दो छोटी छोटी टिप्पणियां हमको और चाहिए, फिर हम आपको भी मुक्त करेंगे। पहली चीज ये ओएफबी का निगमीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन, फाइनली सरकार ने मन पक्का करके कर दिया है। वो स्ट्राइक्स हो रही हैं, स्ट्राइक्स खत्म की गई हैं, लेकिन वो उन्होंने एक फैसला लेना था वो ले चुके हैं। 7 कंपनीज वो बनाने की बात कर रहे हैं। हमने कॉर्पोरेटाइजेशन पे खूब बात की है, ओएफबी पे खूब बात की है। हम ये समझना चाहते हैं कि अगर ये चीज फाइनली कर ली जाती है, 7 कंपनीज बना ली जाती हैं, कि कितना बदलाव आप एक्सपेक्ट, क्योंकि 7 कंपनीज के नीचे भी फैक्ट्री तो 41 ही है, और वो जिस तरह से बिल्कुल। काम करेंगी मोर और लेस, उसमें अभी कोई बहुत फार रीचिंग चेंजेस उन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं। ऐसा लगता भी नहीं है कि वो बहुत इमीडिएट कोई चेंज कर देंगे फैक्ट्रीज के सेटअप में। आपको क्या लगता है कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में किस तरह बदल सकता है, और क्या ओएफबी सरवाइव कर सकता है एक ओपन मार्केट सिनेरियो में? क्योंकि धीरे धीरे अब ये होगा कि ओएफबी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना, ये पिछले साल से शुरू हो भी गया, जब आपका ग्रेनेड्स का कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर ही नहीं किया जाता है ओएफबी को, वो सीधे उठा करके एक बाहर की कंपनी को देते हैं। दोनों चीजों पे आपकी टिप्पणी हम चाहते हैं कि क्या होने वाला है। निखिल, एक पहला जो है कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है जो, और ओएफबी को कॉर्पोरेटाइज करने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पहले से चल रहा है। 20 साल से 4 कमिटियों ने आपको यही कहा है कि आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करना है, इनको स्प्लिट करना है। और एक 15 साल पहले विजय केलकर कमेटी जिसने कहा, स्पेसिफिकली कहा कि आप इनको 3 क्लस्टर्स में बांट दीजिए। एक जो है जो सरकार के पास हमेशा रहेंगे, जो बहुत क्रिटिकल आइटम्स बनाते हैं, आर्म्स एंड एमिनिशन। दूसरा जो सेक्टर है ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पे आप चलाइए, जैसे व्हीकल्स हो या इक्विपमेंट हो, उस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलाइए आप। तीसरा जो है एक तरह से नॉन एसेंशियल आइटम, जो जैसे कि फूड, क्लोथिंग, कंफर्ट आइटम्स, पैराशूट्स, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह सक्षम है बनाने में। आपको मतलब सरकारी फैक्ट्री बनाने की जरूरत तो कोई नहीं है। जरूरत नहीं। तो अब जो उन्होंने किया है, एक मेरा मानना है, और कई सारे ऐसे विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि ये एक्चुअली एक क्रीपिंग प्राइवेटाइजेशन के तौर पे किया जा रहा है। क्योंकि अगर सरकार एक एट फ्रॉम द वेरी गो उन्होंने कहा कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, तो बहुत बवाल मच जाता देश में। और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेके काफी एक इट्स गॉट अ वेरी बैड नेम इन इंडिया। लेकिन जैसे आपने कहा कि 41 फैक्ट्रीज को आपने सिर्फ बांट दिया 7 क्लस्टर्स में, लेकिन उनकी सारी जो क्षमताएं हैं, उनकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वहीं के वहीं रहेंगे। उल्टा एक्चुअली इट्स मोर ऑफ अ नेगेटिव फॉर देम, क्योंकि अब तक जो था, ये सारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे, उनको नॉमिनेशंस पे ऑर्डर मिलते, दे आर नॉट मेंट टू कम्पीट। ये मतलब एक तौर पे आप इट्स लाइक योर कैप्टिव, एक गाय की तरह आपने बांध के रख दिया है आपके कंपाउंड में, और कल आप कह रहे हो कि नहीं, आप हम गाय से खुश नहीं है, आपको अभी रेस हॉर्स बनना है, घोड़ा बन के आप दिखाइए। तो ये मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे इनके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के डीएनए में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये अटैच्ड डिपार्टमेंट्स है, फैक्ट्रीज है। इनके पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स भी बहुत सारे हैं। पॉजिटिव्स ये है कि आपने इनकी स्थापना तब की कि जब प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी कॉम्पिटेंसी नहीं थी आर्म्स एमिनिशन बनाने की, इसीलिए सरकार को ही सारे जो फैक्ट्रीज है वो बनाने थे। और आगे अब चलते ऐसी स्थिति आ गई है कि अब दुनिया के सबसे बड़े अटैच डिपार्टमेंट्स है, ऐसे कोई इतनी मात्रा में कोई फैक्ट्रीज नहीं चलाते जितना कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चला रहे। लेकिन और अब इस लेट स्टेज में आप आके उनको कॉम्पिटिटिव बनाने की अगर आप बात करोगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा।
अनलेस यू ब्रिंग इन डिफरेंट मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट पूरी तरह चेंज कर सकते हो, इफ यू ब्रिंग इन न्यू हायर स्पेशलिस्ट, यू ब्रिंग इन ब्रिंगिंग दैट कॉम्पिटिटिव एज जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत है, मुझे नहीं लगता है इन फैक्ट्रीज का कुछ होने वाला है। I have a very dim view on this. हो सकता है कुछ ऐसे सेक्टर्स में ऑर्डिनेंस क्लस्टर्स, जो 7 क्लस्टर्स में तो आर्म्स एम्युनिशन जो उनके जो रेडी ऑर्डर्स हैं, क्योंकि और कोई इतनी मात्रा में नहीं बना रहा है, इतनी तादाद में नहीं बना रहे एम्युनिशन, उसमें हो सकता है ये फैक्ट्रीज चल जाएंगे। लेकिन जो और एरियाज में जैसे क्लोथिंग है, पैराशूट्स है, उस तरह की जो ये फैक्ट्रीज मुझे नहीं लगता वो सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए बहुत एक चिंता का विषय बन सकता है ये आगे चल के। जहाँ जब हम इस पे रिपोर्ट कर रहे थे 2 साल पहले, जब सरकार ने पहली बार इसकी अनाउंसमेंट की थी, तब मैंने काफी सारे लोगों से बात किया जो इसको स्टडी कर रहे थे, और उनका भी यही मानना था कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये इनके डीएनए में नहीं है कंपटीशन, क्योंकि अटैच डिपार्टमेंट्स है, आप उनको नॉमिनेट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, वो अपने टाइम पे उसको ये सप्लाई करते हैं। ऐसे इस तरह के कोई प्रेशर नहीं, मार्केट प्रेशर्स नहीं थे जो आप अब कह रहे हो कि आपको कॉम्पिटिटिव बनना है मार्केट फोर्सेस की तरफ, आपको उनके साथ compete करना है, तो ये काफी मुश्किल होगा उनको। और इसीलिए सरकार शायद थोड़ा सॉफ्ट दिखने के लिए कमिट कर रही है कि अब पेंशन बेनिफिट्स किसी के वो ले जाने नहीं वाले हैं, जो लाइबिलिटीज जो बनी हुई थी वो सरकार पूरी करेगी। 2 साल के लिए उनको नए कंपनीज में भी लिया जाएगा टाइम बिंग, और उसके बाद फिर उनका भविष्य तय होगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो एक डर तो सब में है ही कि मतलब जो बाकी सारी चीजों के साथ हुआ, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे कोई और दूसरा पीएसयू हो, उनको वही बन जाने का मेरे ख्याल डर है। चलिए संदीप, रखवाले के इस क्या कहें, अब रीलॉन्च कहें क्या कहें बहुत बहुत लंबे गैप के बाद हुए इस एपिसोड के लिए आपने वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जो लगातार हम पे दबाव बनाए रखे कि आप रखवाले को भूल मत जाओ, आप दोबारा शुरू करो। उन सब से हमारा वादा है कि रखवाले अब रेगुलरली आपको मिलेगा हर हफ्ते, और एक फिक्स टाइम पे, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया संदीप, और शुक्रिया हमारे दर्शकों, थैंक यू। धन्यवाद निखिल, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ।